वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है किंगडम फंगी के बारे में। ठीक है, तो यार अगर अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, बाकी यार जो पुराने सब्सक्राइबर है मेरे, प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम फंगी के बारे में हमें पढ़ना है। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो फंगी कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए। ठीक है ना। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसके अलावा जो फंगस होते हैं ना, ये कैसा डाइवर्सिटी शो करते हैं? बहुत ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, तो इनकी ना बहुत डिफरेंट टाइप की एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है। ठीक है, और ये बहुत डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में रहते हैं। हैबिटेट्स मतलब प्लेस या जगह बोल लो। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। तो मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर भी आपने कभी फंगस देखी होगी। ठीक है, व्हाइट कलर की ऐसे जमा हो जाती है। उसके अलावा रोटेन फ्रूट्स में भी रहती है। अब रोटेन फ्रूट्स क्या रहते हैं? जो फ्रूट्स ओल्ड हो जाते हैं या सड़े हुए फ्रूट्स जो रहते हैं उनमें भी फंगस लग जाती है। द कॉमन मशरूम यू ईट। अब देखो जो मशरूम खाते हैं वो भी क्या होता है? फंगस ही होता है। एंड टोड स्टूल आर ऑल्सो फंगी। तो अब देखो, कॉमन मशरूम जो है वो भी फंगस है। ठीक है, इसके अलावा जो टोड स्टूल है, अब टोड स्टूल क्या होते हैं? कलरफुल और पॉइजनस मशरूम। ठीक है, ऐसे मशरूम जो कलरफुल होते हैं और पॉइजनस होते हैं, ये इनको बोलते हैं टोड स्टूल। तो इनको नहीं खाया जाता, ये भी फंगस होते हैं। ठीक है ना। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ। अब जो मस्टर्ड लीफ होती है ना, उस पे ना कभी कभी क्या दिखता है? व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। और उस फंगस का नाम क्या है? एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, अब देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम यूनिसेलर फंगी। ठीक है, कुछ यूनिसेलर फंगी होते हैं जैसे कि अरे यार ये डॉगी डॉगी की आवाज आ रही है क्या पीछे से? आ ही रही होगी यार, ये बिल्कुल बगल में है। ठीक है, तो वेट करें क्या थोड़ा? करते हैं। ओके, तो सम यूनिसेलर फंगी, इसके एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक फंगस है बट वो यूनिसेलुलर है। ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनिसेलर फंगी का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलोगे ईस्ट। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो ब्रेड हो गई और बियर बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये इस ईस्ट कौन सी होती है जो ब्रेड और बियर बनाती है? ये होती है सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, इसका नाम है, ये 12th में भी आप पढ़ोगे। अदर फंगी कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो फंगस होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज भी करती है, जैसे कि वीट रस्ट। ये एक बीमारी होती है, किसकी वजह से? पुसीनिया की वजह से। पुसीनिया क्या है? एक फंगस है। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। और कुछ फंगस क्या होती है? एंटीबायोटिक के सोर्स होती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम का आपने सुना होगा। ठीक है, तो पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस है। ठीक है, और इससे जो एंटीबायोटिक बनती है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। देन आगे क्या बोला है? फंगी आर कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है कि जो दुनिया में हर जगह मिलते हैं। ठीक है, एंड अकर इन एयर वाटर एंड सॉइल। एयर वाटर सॉइल हर जगह मिलेंगे, और एनिमल्स में भी मिलेंगे और प्लांट्स में भी मिलेंगे। ठीक है, दे प्रिफेयर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो जो भी वार्म, गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं ना, नमी वाले प्लेसेस होते हैं, वहां पे ये ग्रो करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? जो खाना होता है उसे हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial और fungal infection। तो देखो जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। क्योंकि फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, जिस वजह से जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज है, जो फंगल एक्टिविटीज है, वो उस लो टेम्परेचर पे कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलर। तो यूनिसेलर फंगस का एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ठीक है, बट जनरली जो फंगस होती है वो फिलामेंटस होती है, मतलब मल्टी सेलुलर होती है।
देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, क्या होता है, जो फंगस होती है उनकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, उसके अलावा स्लेंडर होती है। स्लेंडर मतलब कि थ्रेड लाइक, बहुत पतली सी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो इसको समझना, जो फंगस होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसको बोलते हैं हाइफी। अब हम इसको थोड़ा देखेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। अब जब बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं माइसीलियम। अब इस लाइन को हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे स्पोर है, स्पोर जैसे यहाँ पे जर्मिनेट करता है ना, तो उसकी वजह से एक नई फंगस यहाँ पे जनरेट होती है, ठीक है। अब होता क्या है, ये लिखा है ना यहाँ पे जर्मिनेटिंग स्पोर, तो ये स्पोर जर्मिनेट कर रहा है और इससे क्या बन रहा है, ये हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसे बोल रहे हैं हाइफी, ठीक है। ये हाइफी बन रहा है और हाइफी की देखो यहाँ पे क्या बन रही है, ब्रांच भी बन रही है, तो इसे बोलते हैं ब्रांच हाइफी, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती रहेंगी, इसका मतलब बहुत सारा हाइफी बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा हाइफी जो है वो बन चुका है। और हाइफी का जब एक नेटवर्क बन जाता है बड़ा सा, मतलब बहुत सारे हाइफी जब बन जाते हैं तो उसको उसको मिला के बोला जाता है माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, हमने क्या पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं। क्या होता है, जो फंगस होती है उसकी बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक होती है, ठीक है। और उसकी जो बॉडी होती है उसे बोलते हैं हाइफी, ठीक है। हाइफी की बनी होती है फंगस की बॉडी। अब जैसे यहाँ पे दिखाया था, स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा तो उससे ये सबसे पहले ये मेन हाइफी बनेगी, इस मेन हाइफी से ऐसे ब्रांच बनेगी, ठीक है। ऐसे करते करते क्या होगा, इससे बहुत सारी ब्रांचेस बनती जाएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस बनेगी तो क्या होगा, बहुत सारा हाइफी बन जाएगा। और बहुत सारे हाइफी को, मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोला जाता है माइसीलियम। तो मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल सकता हूं, इट इज अ माइसीलियम, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, देखो some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called कोएनोसिटिक hyphae. अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ हाइफी जो होते हैं ना वो कंटिन्यूअस ट्यूब की तरह होते हैं और उस ट्यूब के अंदर बेसिकली क्या भरा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ऐसे हाइफी को बोलते हैं कोएनोसिटिक हाइफी। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोएनोसिटिक हाइफी ऐसे हाइफी होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरे हुए होते हैं और ये कंटिन्यूअस होते हैं। अब इसको समझते हैं हम फिगर की मदद से। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोइनोसिटिक हाइफी लिखा हुआ है और इस हाइफी में देखो ये हाइफी है, ठीक है। इतने सारे हाइफी हो गए। इस हाइफी में ना क्या है, साइटोप्लाज्म भरा है, ये अंदर क्या है, सारा साइटोप्लाज्म है और इस साइटोप्लाज्म में आप क्या देख पा रहे हो, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, तो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो ये होता है कोइनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टा। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हाइफी जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस ट्यूब्स होती हैं उसमें, मतलब उनमें बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है, जैसे कि कोइनोसिटिक हाइफी में, ठीक है। इसमें कोइनोसिटिक हाइफी में क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। बट कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जिसमें सेप्टा होता है या फिर क्रॉस वॉल होती है इन देयर हाइफी, उसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। अब सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे हाइफी जिसमें क्या होता है, बीच बीच में सेप्टा रहता है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, इसके अंदर क्या है, हाइफा वो सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा क्या होता है, डिवाइडिंग वॉल। तो देख रहे हो, ये जो नीले कलर से दिखा रखी है क्या है, डिवाइडिंग वॉल है, ठीक है। तो अब डिफरेंस देखो, कोइनोसिटिक हाइफी में आपको बीच में कोई भी डिवाइडिंग वॉल नहीं मिल रही थी, वो एक कंटिन्यूअस ट्यूब थी, ठीक है, कोइनोसिटिक हाइफी, और वो मल्टीन्यूक्लिएटेड है। बट लेकिन जो सेप्टेट हाइफी है उसमें क्या है, आपको बीच बीच में सेप्टा मिलेंगे, ये नीले कलर से जो दिखा रखे हैं, ठीक है ना। तो बीच बीच में क्या है, वॉल है, दीवार बनी हुई है बीच बीच में, तो ये सेप्टेट हाइफी है। अब क्या होता है, जो ये सेप्टेट हाइफी है इसमें जो सेप्टा होता है ना, एक्चुअली ये पूरी तरीके से कवर्ड नहीं रहता, मतलब ऐसे नहीं रहता ये, जैसे मैं ये सेप्टा बना रहा हूँ ऐसे ऐसे, ऐसा पूरी तरीके से नहीं रहता, बीच बीच में क्या रहता है ना, थोड़ा गैप रहता है। और इस गैप की वजह से क्या होता है, इधर से साइटोप्लाज्म जो है वो इधर मूव कर सकता है, तो साइटोप्लाज्म यहाँ से यहाँ आसानी से इधर 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 जा सकता है बीच में, क्योंकि गैप रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। मोस्ट फंगी आर हेटरोट्रॉफिक, तो ज्यादातर फंगी कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes। तो फंगस सैप्रोफाइट्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है ना उससे अपना फूड लेते हैं, मतलब जो सड़ रहा है, जो मरा हुआ कोई सड़ी हुई चीज है उससे ही अपना खाना लेते हैं, ठीक है। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। और कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक फंगी, ठीक है, और यही डिजीज करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन क्या है, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता क्या है, पहले तो ये देखो, मान लो ये एक क्या है, मकान है, ठीक है, ये मकान मालिक है, ठीक है, जिसका एक घर है, और यहाँ पे ये किराएदार है, ठीक है। तो देखो मकान मालिक और किराएदार साथ रहते हैं एक ही मकान में, क्यों, क्योंकि इससे दोनों को फायदा है ना। जो ये किराएदार है इसको रहने की जगह मिल रही है, ठीक है, और मकान मालिक को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, किराया मिल रहा है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें दोनों को फायदा होता है साथ रहने में। अब इसको यहां पे ला जाओ इस कंसेप्ट को, दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोन्ट इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकेन। तो जो फंगस होता है ना, ठीक है, जो फंगस होता है वो एल्गी के साथ भी रहता है और इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। लाइकेन क्या है, जब फंगस एल्गी के साथ रहता है तो उस एसोसिएशन को नाम दिया जाता है लाइकेन, ठीक है। इसी तरीके से जो फंगस होती है वो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स में भी रहती है। फंगस जो होती है बड़े बड़े प्लांट्स की रूट में भी रहती है और इस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। अब ये दोनों एसोसिएशन कैसे हैं, सिम्बायोन्ट्स हैं, सिम्बायोटिक है, मतलब इसमें दोनों को फायदा हो रहा है साथ रहने में, जैसे मकान मालिक और किराएदार वाला था उसको हम यहाँ पे देखते हैं। लाइकेंस क्या है, जब फंगस एल्गी के साथ रहता है। अब साथ रहने में दोनों को फायदा कैसे है, जो फंगस होती है ना वो एब्जॉर्व करती है वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है, ये फंगस वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व कर रही है। और जो एल्गी होती है ना वो क्या करती है, फूड बनाती है फोटोसिंथेसिस की मदद से, और वो फूड किसे मिल जाता है, मतलब वो थोड़ा फूड किसे मिल जाता है, फंगस को मिल जाता है। तो फंगस जब एल्गी के साथ रह रहा है तो एल्गी क्या कर रहा, फोटोसिंथेसिस कर रहा और वो थोड़ा खाना इसे दे रहा, ठीक है। और फंगस क्या फायदा दे रहा है एल्गी को, फंगस क्या कर रहा है, एल्गी के लिए वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो दोनों को फायदा है। देन माइकोराइजा पे आते हैं, इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स की रूट होती है ना वहां पे फंगस रहती है। तो फंगस यहाँ पे भी क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है, और ये वाटर और मिनरल किसे मिल जाते हैं, प्लांट को मिल जाते हैं, मतलब प्लांट को फायदा हो रहा है। अब फंगस को क्या फायदा है, फंगस को ये फायदा है कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनेगा वो थोड़ा किसे दे देगा, फंगस को दे देगा, तो दोनों को फायदा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फंगस की रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन। तो वेजिटेटिव तरीके से भी रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा और बडिंग होगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इज बाय स्पोर, आगे देखते हैं, कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, ठीक है। तो इनकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन स्पोर्स की मदद से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम साइकिल भी देखेंगे कभी, हैं थोड़ी देर बाद। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो फंगस होता है उस फंगस में स्पोर्स कहाँ पे बनता है, फंगस में स्पोर्स बनता है एक स्ट्रक्चर में जिसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब आगे बढ़ने से पहले ना हम एक साइकिल देखेंगे और उसकी मदद से समझेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, अपने को फायदा मिलेगा। यार लेक्चर बोरिंग तो नहीं हो रहा, ठीक है यार, मैं अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। चलो तो हम क्या देखेंगे, एक साइकिल देखेंगे पहले।
तो देखो ये है साइकिल, ठीक है, जिसमें हम फंगस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले अपने को पता है माइसीलियम क्या है। माइसीलियम क्या है? नेटवर्क ऑफ हाइफी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये जो माइसीलियम होता है, इस माइसीलियम में क्या होता है? यहाँ पे एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूस किया, ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करने के बाद फिर से माइसीलियम बना देंगे, एक नया नया माइसीलियम बना देंगे, मतलब नया फंगस बना देंगे। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। ये कैसे होगा? पहले हम आते हैं यहाँ नीचे एक स्ट्रक्चर में। आपने मशरूम तो देखा ही है, मशरूम क्या है? फंगस है एक्चुअली ना। तो ये है सॉइल, ठीक है, ये मतलब सॉइल सरफेस हो गया, इसमें ये हो गया मशरूम ऐसे, ये ऊपर को, ठीक है। और अब हम जमीन के नीचे देख रहे हैं इधर, तो जमीन के नीचे आपको क्या मिलेंगे? ये हाइफी मिलेंगे, इतने सारे हाइफी हो गए इसमें, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। ऐसे इधर भी ये माइसीलियम है। अब यहां पे ध्यान से देखना, जो ये दोनों मशरूम है ना, इनके जो ये माइसीलियम है, ठीक है, ये ना आपस में एक जगह पे फ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं ये। तो क्या बोला यहाँ पे? हेयर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? माइसीलियम सेल्स जो है वो फ्यूज हो रहे हैं आपस में। इधर की जो फंगस है, मतलब इधर का जो मशरूम है और इधर का जो मशरूम है, उसके सेल्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं? आपस में फ्यूज हो रहे हैं। और इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लाज्मोगैमी हो रहा है। क्लियर है अभी इतना? ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो वही सबसे पहले माइसीलियम है। माइसीलियम कैसा है? हैप्लॉइड नेचर का है, मतलब एन है उसमें क्रोमोसोम का नंबर। फिर दो जो मशरूम है उसके माइसीलियम के सेल्स आपस में मिल जाएंगे, जिसको हमने बोला प्लाज्मोगैमी। तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब जो दो सेल हैं, जैसे इसको ना यहाँ ये वाला समझ लो आप, ये चीज यहाँ पे बता रहा हूं मैं। जैसे इधर का माइसीलियम का सेल है, इधर के माइसीलियम का सेल है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, ये आपस में ऐसे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, एक सेल बना देंगे एक तरीके से ये। तो इस स्टेज को बोलेंगे, मतलब इस स्टेप को बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है इनमें न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये प्लाज्मोगैमी होगी तो जो सेल बनेगा ना, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे? एक और दो न्यूक्लियस होंगे। तो ये है देखो, प्लाज्मोगैमी के बाद ये सेल बना, इसमें दो न्यूक्लियस हैं। इस स्टेज को बोलते हैं डायकैरियोटिक स्टेज। ये एनसीईआरटी में दिया है, अभी आएगा। डाई मतलब होता है टू, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या हो गया? दो न्यूक्लियस आ गए इसमें, ठीक है। ये दो न्यूक्लियस वाली बात हो गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा? और ये जो स्टेज रहती है ना, थोड़े टाइम तक ही रहती है, ये दो न्यूक्लियस वाली स्टेज, ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो दो न्यूक्लियस वाली स्टेज है ना, ये सारे फंगस में नहीं होती है। ये किस में होती है? बेसिकली ये होती है एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स में, ठीक है ना। इन्हीं दो फंगस में ये स्टेज आती है। बाकी फंगस में ये वाली स्टेप होती ही नहीं है, उसकी जगह सीधे ये कैरियोगैमी हो जाती है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। देखो, इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हैं, ठीक है। अब ये दो न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे, ये दो न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो इस स्टेज को बोलते हैं कैरियोगैमी। इस स्टेप को कैरियोगैमी बोलेंगे। तो यहाँ पे जब आप सेल को देखोगे तो इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक एन सेल मिला था, एक एन सेल मिला था। तो जब ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? जो सेल बनेगा वो 2n हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें डबल हो जाएंगे। तो ये डिप्लॉयड स्टेज आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आया इतना? ठीक है। इसके बाद इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस आपको पता है, इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है ना। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके ये इस स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, मतलब 2n से क्या बन जाएंगे? यहाँ पे n बनने लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि फ्रूटिंग बॉडी है।
और उससे फिर यहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। और फिर ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और फिर जर्मिनेट करने के बाद ये क्या बना देंगे, दोबारा माइसीलियम बना देंगे। तो ये था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब एनसीईआरटी पे आते हैं अपने। तो देखो ऊपर जो हमने स्टेप्स पढ़े उसको यहां देखते हैं। सबसे पहले क्या था, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट जो है वो आपस में मिल जाएंगे और इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। फिर कैरियोगैमी में क्या होगा, दो न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाएगा, मिल जाएंगे वो। फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो यहाँ पे जो जाइगोट बना था, जो 2n डिप्लॉयड वाली कंडीशन थी, वो क्या बना था, जाइगोट बना था। और ये जो जाइगोट है इसमें क्या हो रहा था, फिर मियोसिस हो रहा था, हमने देखा था। और इससे क्या बन रहे थे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे थे। और फिर यही हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना रहे थे, माइसीलियम को बना रहे थे, ठीक है ना। When a fungus reproduce actually, two haploid hyphae of compatible mating type come together and fuse। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने क्या बोला, when a fungus reproduce sexually, जब भी फंगस सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो दो हैप्लॉइड हाइफी है ऑफ कंपैटिबल मेटिंग वो पास आ जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था मशरूम के केस में, यहाँ पे एक हाइफी इधर से आ रहा था और इधर का जो मशरूम है उसका हाइफी इधर को आ रहा था और इनमें फिर फ्यूजन हो रहा था, ठीक है ना। इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल 2n, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था, मान लो यहाँ पे ये सेल है, ये सेल है, हैप्लॉइड है दोनों सेल। ये सेल किसका है, ये सेल है एक हाइफी का, ये सेल है दूसरे हाइफी का। तो जब ये मिलेंगे तो क्या बनना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली 2n बनना चाहिए सेल। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जो एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स होते हैं उसमें बीच में एक स्टेज आ जाती है जिसमें क्या होता है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस रह जाते हैं, दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, ठीक है ना। However, in other fungi जैसे कि एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स, an intervening dikaryotic stage n+n 2 nuclei per cell occur। तो इसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, सिर्फ इन दो फंगी में, ठीक है। बाकी फंगी में ये वाली स्टेज आती ही नहीं है, ठीक है। सच ए कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। तो एक क्वेश्चन बन गया ना यहाँ से कि कौन सी ऐसी फंगस है जिसमें डाइकैरियो फेज आता है, तो वो है एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडियोमाइसिट्स। और ये जो फेज रहता है ना, ये फेज मतलब थोड़े लंबे टाइम तक रहता है और उसके बाद क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस है ये आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ये डिप्लॉइड सेल इस तरीके से बन जाता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई, लिखा भी है, लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। ये जो दो न्यूक्लियस थे ये मिल जाएंगे और डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब फिर फंगी यहाँ पे क्या बनाता है, आपको पता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाता है, फिर स्पोर्स बनाता है, फिर स्पोर्स जर्मिनेट करके नया माइसीलियम या नया फंगस बना देता है। तो क्या है, द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शनल डिवीजन अकर। फ्रूटिंग बॉडीज में क्या हो रहा था, रिडक्शनल डिवीजन, मींस क्या हो रहा था, यहाँ पे मियोसिस हो रहा था और इसी मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे थे, ठीक है। तो लिखा भी है लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए हैप्लॉइड स्पोर्स। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम और mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। तो जो फंगस है ना उसमें बहुत डिफरेंट टाइप की फंगस आ जाती है। तो डिफरेंट टाइप की फंगस किस बेसिस पे बनाई गई, कि माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं, इस बेसिस पे, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी के पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है यार थोड़ा बड़ा हो चुका है ना। और अगर आपको यार ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए। ये बोलना ज़रूरी हो गया है अब, मुझे लगता है यार ये बोलना ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और प्लीज़ शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय बाय।